हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत हम एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इतनी आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप लेक्चर देखोगे इस टॉपिक से, कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन की प्रोसेस, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता भी होगा कि हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर हम लेक्चर को स्टार्ट करें, एक छोटी सी सिचुएशन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनो, समझो, आपको लेक्चर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हम मनुष्य जो होते हैं, हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे बनती है, हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, अंग होते हैं, वो इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में क्या हमको एनर्जी मिल जाती है? क्या नहीं मिलती। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, श्वसन प्रोसेस, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं, जो कि हमारे लंग्स तक पहुंचती है, मतलब फेफड़े तक पहुंचती है। लंग्स से ये हमारे ब्लड में मिल जाती हैं ऑक्सीजन। फिर ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, वो इस ऑक्सीजन को सेल के पास लेके जाता है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, तो ये ऑक्सीजन जाती है सेल के पास में, मतलब कोशिका के पास में। सेल जो होती है इस ब्लड से ऑक्सीजन लेती है और ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट कर कर क्या बना देती है, एनर्जी बना देती है, ऊर्जा बना देती है। इसी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है फ्रेंड्स, वापस से ब्लड के अंदर मिल जाती है और वापस से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्लो के जरिए लंग्स मतलब फेफड़े तक पहुंच जाती हैं। लंग्स इस CO2 को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हम श्वसन मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो करते हैं और हमारे खाने से हमको ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होती है। मतलब बॉडी में एनर्जी का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, यही हमारा पूरा लेक्चर है, जिसे हम छोटे छोटे भाग में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या होता है। देखो, ऑक्सीजन जो होती है ये क्या करती है, जो फूड आइटम्स होते हैं, भोज्य पदार्थ जो होता है, उसके साथ में मिल जाती हैं और उस फूड को क्या कर देती है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है शरीर में। तो फूड आइटम से ऑक्सीजन मिलती हैं। ऑक्सीडेशन के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। समझ में आया आपको। C6H12O6 जो होता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है, सबसे छोटा भाग होता है, जिसे मोनोसेकेराइड भी बोलते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज जो होता है, जब इससे ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के बाद में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कुछ मात्रा में जल रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो होती है ये ATP के फॉर्म में होती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमको समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या होता है। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में एनर्जी बनने तक की जो प्रोसेस होती है, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला वाला भाग होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वातावरण से जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनको हमारी बॉडी में लेते हैं और शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जो वातावरण से हमने गैसेस ली है, वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल कर रही है, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। तीसरा भाग आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इस वाले भाग में ऑक्सीजन जो होती है, वो खाने के साथ में किस तरीके से मिलकर ऊर्जा का निर्माण करती है, एनर्जी का निर्माण करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत। क्लियर हुआ आपको? तो ये 3 भागों में हमारा लेक्चर बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का शरीर से बाहर जाना, यही पूरी प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वातावरण से गैसेस जो है वो हमारे नाक के थ्रू होते हुए लंग्स तक पहुंचती है, मतलब फेफड़े तक पहुंचती है। अब जो वातावरण से हम गैसेस लेते हैं, उनमें किस गैस की कितनी मात्रा होती है, उनको लेकर डिस्कशन करते हैं। नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा 78% होती है, ऑक्सीजन 20%, CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ही कम होती है 0.03%, और वाटर वेपर जो होती है वो 0.5% होती है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स तक पहुंचती है। ये ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है
और हमारे शरीर से बाहर आ जाती हैं। तो जो हमारे शरीर से बाहर आती है गैसेस, उनको लेकर हम डिस्कशन करें तो उसमें नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, एज इट इज़ होती है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पर वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो ऑक्सीजन के साथ में हमारी बॉडी में चली जाती है और हमारा शरीर जो होता है नाइट्रोजन को वापस शरीर से बाहर फेंक देता है। क्लियर? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो होती है वो 16% हो जाती है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है, पर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती हैं। CO2 जो होती है वो 4% के आसपास होती हैं, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। एंड लास्ट में वाटर वेपर जो होता है, जलवाष्प, उसकी मात्रा होती है 6.5%। क्लियर? आगे देखिए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, श्वसन की प्रोसेस करते हैं, तब हमारे बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, मतलब कौन से अंग जो होते हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये कवर होते हैं हमारे पसलियों से, रिब्स से कवर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इन लंग्स रिब्स के नीचे हमको एक मसल्स देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम का काम क्या होता है? हमारे लंग्स को सपोर्ट देना, इसी के साथ साथ जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें सहायता प्रदान करना। जब हम सांस लेते हैं तब ये डायफ्राम जो होता है ये नीचे की ओर खींचता है, जिससे हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो फैल जाते हैं। फैलने की वजह से उसमें ज़्यादा वायु जो होती है वो भर जाती है, एयर जो होती है वो अधिक मात्रा में भर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो होता है ना, ये ऊपर की ओर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे लंग्स होते हैं उससे एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एयर जब जाती है तो इसे बोला जाता है इंस्पिरेशन। जब एयर बाहर आती है उसे बोला जाता है एक्सपीरिएशन। अब यहाँ पर हम हमारे देखिए बॉडी मूवमेंट को भी समझ लेते हैं। सांस अंदर लेते समय जो पसलियाँ होती हैं वो ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं, वहीं डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है और नीचे की ओर खींचता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर आ गया, रिब्स जो है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर उठी, लंग्स फैल गए और एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गई। अब जब हम एयर को रिलीज करते हैं उस समय क्या होता है, मतलब सांस छोड़ते हैं उस समय क्या होता है, तो पसलियाँ जो होती है वो नीचे और अंदर की ओर आती हैं और डायफ्राम जो होता है वो अपनी गुंबद आकार की स्थिति में वापस आ जाता है। लंग्स के सिकुड़ने, पसलियों के नीचे और अंदर की ओर आने की वजह से जो एयर होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये बॉडी मूवमेंट आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है, स्पेशली SSC एग्जाम में तो लगातार ये क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम दूसरे भाग की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में गैसों का संचरण कैसे होता है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में नाक के माध्यम से जो एयर होती है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, मतलब फेफड़ों तक पहुंचती है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग गैसेस होती है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स से शरीर की सेल तक पहुंचना और फिर वापस से लंग्स तक आने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, तो जो स्कूल बस होती है वो उस बच्चे को घर से स्कूल तक ले जाती है और स्कूल बस उस बच्चे को स्कूल से वापस अपने घर तक ला देती है। यहाँ पर जो स्कूल बस है, ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल तक, मतलब कोशिका तक ले जाने का काम ब्लड का रहता है और वापस से लंग्स, मतलब फेफड़ों तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था ब्लड वाले लेक्चर में कि हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके केंद्र में लौह परमाणु जो है वो उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाता है और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड में ट्रेवल करते हुए सेल तक पहुंचता है। वहां पर जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने में से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है। ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। जो ऑक्सीजन अलग हुई है उसे सेल जो होती है वो क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। सेल जो होती है वो क्या करती है? इस ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं और एनर्जी का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड फ्लो के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाता है?
वापस पहुंच जाता है लंग्स पर, मतलब फेफड़े पर। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाती है। समझ में आया आपको? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? बाहरी वातावरण से एयर हमारे लंग्स पर आई और लंग्स से वापस से वो बाहर निकल गई। ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा? जो ऑक्सीजन आई है लंग्स तक, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर सेल तक पहुंचती है। सेल ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पढ़ा हमने। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, कि अभी हमने बात करा कि सेल जो होती है वो ऑक्सीजन तो ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये कैसे प्रोसेस होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इससे होता क्या है और सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है और किस तरीके से ये एनर्जी का निर्माण कर रही है, ये सभी जो प्रोसेस होती है ये इंटरनल रेस्पिरेशन का हिस्सा होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारे शरीर की सेल में होता है, मतलब कोशिका में होता है। इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन को कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है। ऐसा ऑप्शन बना के आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम सेल की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है, आंतरिक श्वसन, ये हमारी सेल में होता है। तो सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको सेल वाले लेक्चर में बताया था, फिर भी एक जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। देखिए सेल का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम ऊर्जा का घर भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस सेल स्ट्रक्चर में जो अंदर लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, उसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। सेंटर में इसके केंद्रक होता है, लाइसोसोम होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है फ्रेंड्स, हर एक जीवित सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अभी हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। क्या होता है ये? इन्हीं दोनों रेस्पिरेशन की प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी में एनर्जी का निर्माण होता है। समझते हैं इसको हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनाक्सी श्वसन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन बोलते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारे सेल की साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, मतलब जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये रेस्पिरेशन जो है वो पूरा होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है? आंशिक विघटन होता है, मतलब पूरी तरीके से उसका विघटन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही समझिए। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। C6H12O6 जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म में देखिए पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ 2 ATP ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है। कितनी? 2 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने और 2 ATP ऊर्जा रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है ये कहाँ पर कंप्लीट हुई? साइटोप्लाज्म में। ये आपको समझ में आया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कंप्लीट विघटन होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से वो टूट जाता है। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरा होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से जो प्राप्त हुआ हमको पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, उसका माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पायरुविक अम्ल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही में जल बनता है और 36 ATP ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है। कितनी? 36 ATP ऊर्जा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही प्राप्त होती हैं।
और कहाँ पर निर्माण होता है एनर्जी का? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ही एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अब कभी भी जीवन में डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? तो हमने पढ़ा फ्रेंड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार पूरी कोशिका श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर 2+36 2 एटीपी ऊर्जा हमको एन एरोबिक रेस्पिरेशन और 36 एटीपी ऊर्जा एरोबिक रेस्पिरेशन से प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती हैं, 38 एटीपी एनर्जी। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? कितनी? 38 एटीपी एनर्जी। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिला इसी को ही केप साइकिल के नाम से जाना जाता है। केप्स चक्र के नाम से एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आपसी श्वसन को जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन में लास्ट में मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ये कोशिका के स्तर पर ही कंप्लीट होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा पूरा सेल के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो सेल लेवल पर ही कंप्लीट हो रहा है ये। तो इसमें पसलियों और डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है हमको। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में पसली मतलब रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर? आगे देखिए, बात करते हैं अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। अलग अलग जीव जंतुओं में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू होती हैं। कोई जीव जंतु स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, कोई जीव जंतु ट्रेकिया मतलब श्वास नली के थ्रू, कोई जीव जंतु गिल्स के थ्रू और कोई फेफड़े मतलब लंग्स के थ्रू करते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं हम। सबसे पहले हम स्किन की बात करें तो ऐसे कौन कौन से जीव जंतु है जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, जिनके शरीर में स्किन के द्वारा ही ऑक्सीजन जो होती है वो सीधे ब्लड में पहुंचती हैं। तो वो है केचुआ, लीच, मेंढक। ये जो जंतु होते हैं ये स्किन के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया के थ्रू मतलब श्वास नलिका के थ्रू। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो ट्रेकिया मतलब श्वास नली के माध्यम से ऑक्सीजन को सीधे ब्लड में लेते हैं? वो हैं कीड़े मतलब कीट वर्ग जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिल्स की, गलफड़े की। तो ये जलीय जीव जो होते हैं वो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया करते हैं, जैसे कि मछली। एंड लास्ट में लंग्स की बात करें, फेफड़े की, तो मनुष्य जो होते हैं या फिर पशु जो होते हैं वो लंग्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं, मतलब फेफड़े के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पहुंचती है। क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें। मनुष्य के सांस लेने की जो दर होती है वो कैसी होती है? 12 से 15 बार पर मिनट। ठीक है, बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में। मनुष्य में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये भाग जो है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरी तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैमल्स में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 4% होती है। अनाक्षी श्वसन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है पायरुविक अम्ल। फिर उसके बाद में ये पायरुविक अम्ल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और 36 ATP एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो अनाक्षी श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? मतलब कौन सा भाग टूटता है केप चक्र में? तो पायरुविक अम्ल ही टूटता है। ए आंसर। श्वसन की क्रिया मतलब रेस्पिरेशन संपन्न होती है, कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। सी आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे।
टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अच्छे से टेस्ट लगाइए। 100% आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो आज के बस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।